सावली बेटी की सगाई। ठाकुर वीर प्रताप की इकलौती बेटी तारा, जो कि दिखने में काफी सुंदर थी, लेकिन उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। तारा की छोटी बहन नैना, जो कि बहुत सांवली थी मगर दिल से बहुत अच्छी थी। नैना को ठाकुर वीर प्रताप ने बचपन में गोद लिया था और वो उनकी खुद की बेटी नहीं थी। लेकिन वीर प्रताप कभी भी अपनी बेटी तारा और नैना में कोई भेदभाव नहीं करते थे। ऐसे ही कुछ दिनों बाद तारा को देखने एक बड़े घर से अर्जुन नाम का लड़का अपनी फैमिली के साथ आ रहा था। नैना तारा को रेडी कर रही थी, तभी तारा नैना से बोलती है, वैसे नैना, इतने मेकअप करने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने मुझे वैसे ही बहुत खूबसूरत बनाया है। और जो लड़का मुझे देखने के लिए आ रहा है ना, वे तो मुझ पर लट्टू हो जाएगा। तुझे पता है, कॉलेज में सारे लड़के मुझ पर मरते हैं, लेकिन मुझे कोई ना जल्दी लड़का पसंद नहीं आता। देखते हैं आज कौन सा नमूना लेकर आए हैं पापा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज भी खाली हाथ जाने वाला होगा। तारा, तुम ऐसी बातें क्यों बोल रही हो? क्या पता इस बार तुम्हारा रिश्ता पक्का हो जाए। तुम्हें पता है, पापा को बहुत उम्मीद है कि इस बार तुम्हारा रिश्ता पक्का हो जाएगा। पापा बता रहे थे कि आज जो तुम्हें देखने के लिए आ रहा है, वो लड़का तुमको जरूर पसंद आ जाएगा। पापा हमेशा चाहते थे कि ऐसा ही लड़के से तुम्हारा रिश्ता पक्का हो। पागल है, मेरी लाइफ में मुझे किसके साथ शादी करनी है, किसके साथ नहीं करनी, ये मेरा डिसीजन होगा। पापा को कौन पसंद है कौन नहीं पसंद है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है और ना ही किसी की मर्जी से कर लो। शादी मेरी मर्जी से होनी चाहिए। लड़का मुझे जब तक पसंद नहीं आएगा तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। अच्छा चलो छोड़ो, खैर वैसे खबर मिली है 10 से 15 मिनट में वो लोग पहुँचने वाले हैं। तुम एक काम करना, खिड़की से ही लड़के को देख लेना। हाँ और क्या, तुझे क्या लगता है मैं उसे बिना देखे चली जाऊंगी? मैं पहले ही उसे ऊपर से देखूंगी, उसके बाद देखा जाएगा करना क्या है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद अर्जुन अपनी फैमिली के साथ तारा के घर आ जाता है। तारा खिड़की से अर्जुन को देखती है। तारा को अर्जुन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि अर्जुन बिल्कुल शांत स्वभाव और साधारण लड़का था। तारा अर्जुन को देखकर अजीब सा मुंह बनाती है और कमरे में आकर अपने हाथ से चूड़ियां और कान के झुमके उतारने लगती है। उसे ऐसा करता देख नैना उससे बोलती है, अरे क्या हुआ तारा, तुम ये सब क्यों उतार रही हो? अभी तो नीचे जाना है तुम्हें। देख, मुझे तो नहीं करनी इस लड़के से शादी, और ना मुझे नीचे जाना है। देख इस लड़के को, कितना अंकल जैसा है। मैं इसे कभी शादी नहीं करूँगी। अब चाहे जो हो रहा है हो जाए। अपना मजाक बनवाने के लिए मुझे नीचे नहीं जाना, क्योंकि मुझे पता है पापा मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे। कम से कम नीचे तो चली जाओ। अगर तुझे शादी नहीं करनी तो बाद में मना कर देना। मैं नहीं जाऊंगी नैना। पापा ने ना जाने क्या सोच समझकर इस लल्लू को यहाँ बुला लिया। पापा को दिखाई नहीं देता क्या उनकी बेटी कहाँ परी जैसी दिखती है? नैना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। बेचारी खुद सभी रिश्तेदारों को चाय नाश्ता करवाती है। अर्जुन बार बार नैना को देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि नैना ही वे लड़की है जिसे देखने के लिए वे आया है। अर्जुन की माँ मेनका भी नैना को बहुत पसंद आती है और अर्जुन की माँ वीर प्रताप से कहती है, देखिए ठाकुर साहब, हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। अच्छा खासा घर है, अच्छा खासा बैंक बैलेंस है। अब तुम्हारे बारे में तो सभी जानते हैं, और वैसे भी आप तो हमारे पुराने दोस्त हैं। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। वैसे नैना को देखकर तो हम बहुत खुश हो गए। हमें जैसी लड़की चाहिए थी अपने घर पर, वैसी ही मिल गई। नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। नैना ठाकुर वीर प्रताप को कमरे में ले जाती है और ये सारी बातें बताती है। इसके बाद ठाकुर वीर प्रताप नैना को तारा की जगह ले जाते हैं और कहते हैं, देखिए हमें भी अर्जुन बहुत पसंद है, नैना को भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ ही महीनों बाद नैना और अर्जुन दोनों की सगाई कर दी जाए। हाँ जरूर, लेकिन उससे पहले नैना और अर्जुन को थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, ताकि ये दोनों आपस में थोड़ी बातचीत करें, घूमे फिरे और एक दूसरे को समझे। हाँ क्यों नहीं, जैसा आपको ठीक लगे। मेनका नैना को थोड़े बहुत शगुन देकर वहाँ से चली जाती है। सभी रिश्तेदारों के जाने के बाद ठाकुर वीर प्रताप गुस्से में तारा को खींचकर एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बेटी कहते हुए। रिश्तेदारों के सामने हमारी करवाना चाहती है। क्या ना होती तो शायद मुझे शादी नहीं करनी पड़ती।
वो बात की बात थी, लेकिन तूने तो पहले ही मना कर दिया। कम से कम अर्जुन को जानने की कोशिश करती। कैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं करते हैं। इस काली कलूटी के लिए ना वे अर्जुन ही सही है। अरे कम से कम मुझे एक बार देखा तो होता ध्यान से, मैं कैसी दिखाई देती हूँ उस हिसाब से मैं अपने लिए दामाद ढूंढती। ठीक है, अब तेरे लिए कोई लड़का नहीं ढूंढ लूंगा। तुझे जिससे शादी करनी होगी मुझे बता दियो, मैं तेरी शादी करवा दूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अर्जुन ठाकुर वीर प्रताप से परमिशन लेकर नैना को अपने साथ डेट पर ले जाता है, जहां अर्जुन नैना को डायमंड की रिंग और डायमंड का नेकलेस गिफ्ट करता है। साथ ही उसे बहुत महंगा मोबाइल फोन देता है और उसे बहुत ज्यादा स्पेशल फील करवाता है। दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और खूब घूमते हैं। ऐसे ही रात 10 बजे नैना घर आ जाती है। नैना को इस तरह लेट आता देख तारा बोलती है, क्या बात है, आजकल बड़ी खुश नजर आ रही हो। और ये क्या, डायमंड की रिंग कितनी सुंदर है और नेकलेस सच में यार कितना सुंदर है। अरे ओ कलमुही, तुझे कहाँ से मिल गया ये? अरे ये तो मुझे अर्जुन ने दिलाया है। आज हमारी पहली डेट थी। उन्होंने मुझे कहा है कि हमारी पहली डेट पर वे मुझे कुछ स्पेशल सा गिफ्ट देना चाहते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा गिफ्ट दिला दिया। बाकी ये बहुत महंगा है। मैंने उन्हें मना किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बस उन्हें एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर चाहिए था, जो कि मैं उन्हें मिल गई, ऐसा उन्होंने कहा। तारा को मन ही मन जलन हो रही थी, लेकिन वे कुछ कर भी नहीं पाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अर्जुन बार बार नैना को कुछ अच्छा गिफ्ट देता और उसे बार बार स्पेशल फील करवाया करता। ये सब देखकर तारा को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसे जलन होने लगती है। अब धीरे धीरे नैना और अर्जुन दोनों की सगाई का दिन भी नजदीक आ रहा था। नैना बहुत अच्छे से रेडी होकर अर्जुन का इंतजार कर रही थी। तभी तारा उसके पास आती है और कहती है, देख नैना, तू मेरे पापा की सौतेली बेटी है। उन्होंने तुझे गोद लिया है, इसलिए इस घर पर और मेरे पापा की हर बात पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। पापा ही मेरे लिए अभी ये रिश्ता लेकर आए थे। मैंने उस रिश्ते के लिए मना किया है, ये मेरी चॉइस थी। अब मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर रही हूँ, ये मेरी चॉइस है। तो अर्जुन की सगाई मुझसे होगी आज, ओके? इसलिए तो यहाँ से तू भाग जा। मैं सबको बोल दूंगी कि तू अपनी किसी आशिक के साथ भाग गई और मुझे मजबूरी में यहाँ सगाई करनी पड़ी। तारा तो कितनी बुरी है, पर इतना घटिया सोच सकती है तो मुझे ये कभी भी नहीं पता था। तुझे जो करना है कर, लेकिन मैं अपने पापा की बेइज्जती इस तरह होते हुए नहीं देख सकती। अरे तो जलती है मेरी खुशियों से, इसलिए तो तूने अर्जुन को मुझसे छीन लिया। तभी वहाँ पर वीर प्रताप आते हैं। वीर प्रताप तारा को खींचकर थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। तूने उस समय मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं की। अरे वो तो नैना थी जिसने मेरी पगड़ी संभाल ली, और तू चाहती है कि तेरी वजह से ये भी वही काम करे जो तूने किया उस समय। एक बात और, तेरा मेरा रिश्ता खत्म। जब तक तुझे तेरी गलतियां महसूस नहीं होंगी तब तक मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा। थोड़ी देर बाद अर्जुन अपनी फैमिली के साथ नैना से सगाई करने के लिए आ जाता है। धूमधाम से नैना और अर्जुन दोनों की सगाई हो जाती है। कुंती देवी काफी बूढ़ी हो चुकी थी। अब उसे घर का कोई काम नहीं होता था। ऐसे ही एक दिन कुंती घर में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसका बेटा मनोज अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, कब से खाना मांग रहा हूँ तुमसे, खाना दोगी या फिर मैं जाऊँ? कब से भूख लग रही है मुझे। अरे रुक जा निकम्मे, घर का काम करूँ या तेरी सेवा पानी करती रहूं? शादी कर ली लेकिन सुना ही नहीं देता। तुझे अगर कोई लड़की पसंद कर रखी है तूने तो वो भी बता दे, तेरी शादी उसी से करवा दूंगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम इस घर में बहू तो आ जाए जो मेरी सेवा करे। सच में करवा दोगी क्या, या फिर ये सब जानने की कोशिश कर रही हो कि मेरी प्रेमिका कौन है? अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू मुझे एक बार बता तो दे। फिर एक काम कर, तू मुझसे डायरेक्ट मिलवा ही दे, मैं उसके घर वालों से बात करके तेरी शादी करवा दूंगी। कुंती की बात से मनोज बहुत खुश हो जाता है और कुछ ही दिनों बाद मनोज अपनी गर्लफ्रेंड सीमा से अपनी माँ को मिलवाता है। कुंती को सीमा बहुत पसंद आती है और यूं ही कुछ समय बाद दोनों परिवार वाले आपस में मिलते हैं और हंसी खुशी मनोज और सीमा की शादी कुछ ही महीनों बाद करवा देते हैं। शादी के बाद सीमा अपने ससुराल आ जाती है। सीमा अपनी सास की खूब सेवा किया करती। ऐसे ही एक दिन सीमा अपनी सास के लिए सिर में तेल लगा रही थी। तभी उसकी सास उससे बोलती है, अरे बहू, तू तो सच में बड़ी अच्छी है, बहुत सेवा पानी करती है।
अब मेरी एक ही ख्वाहिश है, जल्दी से मुझे ना पोता पोती का मुंह दिखा दे। भगवान जाने कितना ही समय बचा है मेरे पास, क्या पता 1 से 2 साल की ही मेहमान हूँ और ये दुनिया छोड़कर चली जाऊँ। उससे पहले मेरे अरमान तो पूरे कर दे। चिंता मत कीजिए माँ जी, भगवान ने चाहा तो आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। और वैसे भी बच्चा होना ना होना ये तो हमारे हाथ में नहीं है, भगवान जब चाहेगा तब आपको दादी बना देगा। तुम आजकल के बच्चे भी ना, अरे भगवान कुछ नहीं करता, इसमें जो करना होता है मियाँ बीवी को ही करना होता है, इसलिए जल्दी से इस बारे में सोचो। अब मैं तुम्हें हर बात खुलकर तो नहीं बोलूंगी ना। कुंती की बात से सीमा थोड़ी सी शर्मा जाती है। ऐसे ही शाम को जब मनोज घर आता है तो सीमा मनोज से बोलती है, सुनो मैं क्या कह रही थी, काफी समय से हम ट्राई कर रहे हैं लेकिन हमें बेबी नहीं हो रहा। मेरी बात मानो तो डॉक्टर के पास चलते हैं और चेकअप करवा लेते हैं। अच्छा ठीक है, कल चलते हैं, देखते हैं फिर डॉक्टर क्या कहता है। इस तरह से अगले दिन सीमा और मनोज दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं, जहां डॉक्टर उनका चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद पता चलता है कि सीमा कभी मां ही नहीं बन सकती। ये बात सुनकर मनोज और सीमा दोनों को बहुत बुरा लगता है। जब ये बात कुंती को पता चलती है तो कुंती मनोज और सीमा से बोलती है, अच्छा तो तू बांझ है, तो तू अब किसी काम की नहीं है। मुझे पता होता कि तू बांझ है तो कभी तुझे अपने घर की बहू बनाकर नहीं लाती। करम ही फूट गए हमारे तो तुझ जैसी लड़की को इस घर में बहू बनाकर लाने की। मनोज तू सच में चाहता है ना कि तेरी माँ जिंदा रहे, तो तुझे ना दूसरी शादी करनी होगी। अगर तूने दूसरी शादी नहीं की तो मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगी और खुद में मर जाऊंगी। उसके बाद जो तुझे सही लगे वो करना। माँ जी मैं खुद चाहती हूँ कि मनोज दूसरी शादी कर ले, लेकिन भगवान के लिए आप मुझे इस घर से मत निकालो। और मनोज जी, माँ जिससे आपकी शादी कराएंगी उनसे आप शादी कर लेना, क्या पता इस जरिए इस घर में बच्चे की किलकारी सुनने को मिल जाए। इस तरह से कुंती अपने बेटे मनोज की शादी सुमन नाम की एक लड़की से करवा देती है। सुमन से शादी होने के बाद कुंती देवी को बहुत उम्मीद थी, लेकिन कहते हैं ना जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। देखते देखते शादी को भी कुछ महीने गुजर जाते हैं। सुमन को भी बच्चा नहीं हो रहा था। इस वजह से मनोज सुमन को लेकर भी अस्पताल जाता है, जहां दोनों का चेकअप होता है। और चेकअप करने के दौरान पता चलता है कि सुमन भी कभी मां नहीं बन सकती। इस सदमे से पूरा घर परेशान था। ऐसे ही एक दिन सुमन और सीमा दोनों मंदिर जाते हैं। मंदिर से आते वक्त उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो बूढ़ी औरत खुद सीमा और सुमन के पास आती है और कहती है, अरे मेरी दोनों बच्चियों, तुम परेशान नजर आ रही हो। तुम्हारी परेशानी का समाधान है मेरे पास और भगवान ने मुझे एक फरिश्ता बनाकर भेजा है। क्या बोल रहे हैं आप माँ जी? मैं जानती हूँ कि तुम दोनों अभी कौन सी परेशानी से गुजर रही हो और मेरे पास इसका ये समाधान है कि ये जो प्रसाद मैं तुम्हें दे रही हूँ एक चमत्कारी प्रसाद है। इसे रात के 12 बजे उठकर तुम खा लेना और इसके कुछ महीने बाद तुम दोनों एक साथ माँ बनोगी। ये चमत्कारी प्रसाद अपना चमत्कार जरूर दिखाएगा। सच में अगर ऐसा हो सकता है तो हमें इस प्रसाद की बहुत जरूरत है। हम दोनों बहुत परेशान हैं। अगर हमें बच्चा नहीं हुआ तो हम अपनी तीसरी सौतन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे भगवान ने ही तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है, वरना मैं तुम्हें जानती थोड़ी थी। और वैसे भी इन बातों का अब समय नहीं है। ये लो प्रसाद और जाकर इसे घर में रख देना और जैसे ही रात के 12 बजे उठकर इसे खा लेना और ये बात घर में किसी को मत बताना। प्रसाद देने के बाद वो बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो जाती है। सीमा और सुमन बहुत खुश होते हैं। दोनों घर आ जाती हैं और वो प्रसाद किचन में रख देती है। ऐसे ही रात के 12 बजे दोनों की आंख लग जाती है। तभी मनोज रसोई में जाता है और वो प्रसाद उठाकर खा लेता है और कहता है, बड़ा ही गजब का प्रसाद था यार। खाने के बाद पेट भारी भारी सा लग रहा है, लेकिन टेस्टी था प्रसाद। लेकिन प्रसाद को किचन में किसने रखा? खैर छोड़ो, जिसने भी रखा हो, भूख तो लग रही थी और वो मिट चुकी है। अब आराम से जाकर सोऊंगा। तभी वहाँ पर सीमा और सुमन आ जाती हैं। वो दोनों देख लेती हैं कि प्रसाद मनोज ने खा लिया है। वो दोनों मनोज पर चिल्लाते हुए उससे कहती है, अरे ये क्या किया आपने प्रसाद क्यों खाया? अरे कुछ भी खाने से पहले पूछ तो लिया होता हमसे। अरे इतना क्यों भड़क रही हो? परेशान था, खा लिया तो क्या हो गया? ये कोई आम प्रसाद नहीं था, दरअसल ये चमत्कारी प्रसाद था। इसे खाने के बाद हम दोनों कुछ ही महीनों में माँ बन सकते थे और ये प्रसाद आपने खा लिया। पागल औरत, मैं इन चीजों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता। प्रसाद खाने से कोई माँ बनता है क्या? अगर मैंने प्रसाद खा लिया तो इसका क्या मतलब है?
मैं बाप बन जाऊंगा। और हाँ, अगर सच में चमत्कारी प्रसाद है तो मैं कुछ ही महीनों बाद प्रेग्नेंट हो जाऊंगा। गजब पागल हो तुम भी। अरे कोई लॉजिक है इस बात का? प्रसाद का प्रेगनेंसी से क्या कनेक्शन? चलो सो जाओ अब। इस तरह से वो सभी जाकर सो जाते हैं। यूं ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। अचानक से मनोज की तबीयत खराब होने लगती है और धीरे धीरे उसका पेट भी निकलने लगता है। ये देखकर मनोज को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। चेकअप करने के दौरान पता चलता है कि मनोज के पेट में 2 बच्चे हैं। ये देखकर सीमा और सुमन समझ जाती है कि वो उसी चमत्कारी प्रसाद का असर है। तभी सुमन मनोज से बोलती है, देख लिया नतीजा, आपने मजाक में लिया था ना हमारी बात को। अब लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? लोग तो हमारा मजाक बनाएंगे ना। तुम पागल हो क्या? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बच्चा मैं पैदा करूं या तुम, बात तो एक ही है। बच्चा होगा तो हमारा ही ना। और ये जो तुम 4 लोगों की बात कर रही हो ना, ये कुछ दिन तक ही बोलते हैं, उसके बाद भूल जाएंगे कि कब क्या हुआ था। इसलिए टेंशन मत लो और अब मेरा अच्छे से ख्याल रखो। इस तरह से दोनों पत्नियां अपने पति का अच्छे से ख्याल रखती है और देखते ही देखते मनोज का 9वां महीना लग जाता है, जहां वो बहुत ही सुंदर से बच्चों को जन्म देता है।